स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चल रहा था, कोठारी कमीशन अर्थात भारतीय शिक्षा आयोग सन 1964-66, तो इसे आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और इस शिक्षा आयोग के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए, उन सुझावों का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि इस आयोग से पहले और भी आयोगों का निर्धारण किया गया था। जैसे उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। उसके पश्चात सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अतः इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1952 में गठित मुदालिया शिक्षा आयोग ने भी तत्कालीन शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर करते हुए पुनर्गठन हेतु उनके ठोस कदम उठाए एवं उनके सुझाव दिए, परंतु इन सभी के वांछित आकांक्षाओं की पूर्ति ना हो सकी। जैसा कि हम चाह रहे थे कि हमें शिक्षा में कौन सी गुणवत्ता लानी है, कौन से किस प्रकार के सुधार हमें लाने, उस प्रकार की हमें इनके द्वारा वो सफलता हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि इन दोनों आयोगों का एकांकी अर्थात शिक्षा के एक ही पक्ष की ओर ध्यान देने वाले थे। अर्थात शिक्षक एवं छात्र दोनों तरफ से या समाज के प्रति ध्यान न देते हुए केवल एक ही पक्ष की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। अतः ऐसे आयोगों के गठन की आवश्यकता अनुभूत की गई, जो विविध स्तरों पर शिक्षा से संबंधित पहलुओं से संबंधित एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी चहुमुखी विकास की ओर उनके सुझावों को माना जा सके, उनका ध्यान आकर्षण किया जा सके। अतः उनसे संबंधित नीतियों का शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव भी इस आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए। अतः भारत सरकार के पुनर्गठन के पश्चात संपूर्ण रूप से सोचने समझने के लिए 14 जुलाई सन 1964 को डॉक्टर DS दौलत सिंह कोठारी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे। इस आयोग को गठन करने का प्रमुख रूप से जो औचित्य था वो था मनुष्य के व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास की दिशा को सुनिश्चित किया जा सके। अतः इसके उद्देश्य के रूप में इस आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सन 1964-66 के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे शब्दों में इस आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, उनके नाम से भी इस आयोग को कोठारी कमीशन अर्थात कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में कुल 14 सदस्य थे, जिसमें 5 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। तो इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 14, और इन 14 सदस्यों में 5 सदस्य विदेश से थे। तो इस आयोग को कुल 8 खंडों में विभाजित किया गया था। अगर इस आयोग
इस आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियों की बात करें हम, तो इस आयोग को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आयोग खंड था वो था राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य। राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य। और दूसरा था शिक्षा के प्रशासन, वित्त व नियोजन संबंधी सुझाव। तीसरा था कृषि शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। चौथा था 10 वर्ष के लिए समान पाठ्यक्रम। पांचवा था शिक्षक स्तर या शिक्षक की स्थिति व सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। छठवां था शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव। सातवां था शैक्षिक अवसरों की समानता संबंधी सुझाव। आठवां था स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ व समाज शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इसमें कुल जो हमारे इन्होंने खंड बताए थे वो कितने बताए थे? 8 खंड। इन 8 खंडों के आधार पर इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की और भारत सरकार के समक्ष शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए। उन सुझावों को हम, उन संस्तुतियों को प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप उनको नोट कर सकते हैं। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उनको साथ के साथ नोट करिए। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने सुझाव जो दिया था वो था विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में हो सके। तो सबसे पहला जो सुझाव था वो था विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा का उपयोग जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में उसका उपयोग किया जा सके। अगला, कार्य अनुभव को सभी प्रकार की शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रारंभ किया जाए। कार्य अनुभव जैसे वर्क एक्सपीरियंस, हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव को हम शिक्षा के रूप में एक अभिन्न अंग के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कार्य किया उसका हमने एक्सपीरियंस तो हमें प्राप्त हो गया और उसके बाद हम अन्य कार्यों में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सुझाव था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कब से कब तक होती है? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सुझाव था इनका ये था कि कक्षा जो प्रारंभिक कक्षा है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद इनका अगला जो सुझाव था वो था उच्च स्तर पर विज्ञान तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तथा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन व निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए। अगला इनका सुझाव था शिक्षा में नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए दोबारा से इसे, शिक्षा में नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्य
अर्थात हमारी जो नैतिकता है बच्चे में प्रारंभ से ही दी जानी चाहिए, चारित्रिक विकास किया जाना चाहिए और हमें अपने धर्म से, ईश्वर से, आत्मा से इस प्रकार की आध्यात्मिक विकास और उन मूल्यों की स्थापना करने के लिए उन समस्त गतिविधियों को भी छात्रों के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला सुझाव था इनका, राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने यह सुझाव दिया कि जो राज्य सरकार है उनके द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का भी राज्यों में, प्रत्येक राज्य में गठन किया जाना चाहिए। इस आयोग का अगला जो सुझाव था, छात्र छात्राओं हेतु शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए। अर्थात जो छात्र छात्राओं के डायरेक्शन के लिए, अर्थात उनको जो डायरेक्शन दिया जाता है वो डायरेक्शन हमें, जैसे कोई भी बालक आगे कौन सा व्यवसाय का चयन करेगा, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, उस रुचि को देखकर हमें यह प्राथमिक कक्षाओं से ही उसके प्रति प्रारंभ कर देना चाहिए। अगला सुझाव था इनका, शिक्षकों को सेवा मध्य कार्यक्रम के अंतर्गत निर्देशन व परामर्श में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला था, विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में उन्हें कुलपतियों के चुनाव की स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के चयन व अनुसंधान कार्य में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखो, ये कोठारी कमीशन जो कि 1964-66 में, तभी इन्होंने ये इस बात की सिफारिश कर दी थी जो कि हमें जो विश्वविद्यालय हैं उनको अपने स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, छात्रों का चयन करना चाहिए और जो छात्र रिसर्च करने में रुचि रखते हैं उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। और यही सभी सुझाव जो हमारी वर्तमान शिक्षा नीति लागू हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उनमें इन सभी सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु 4 प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थान, तो इन्होंने 4 प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थान जैसे सामान्य विश्वविद्यालय, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, सामान्य महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय आदि की स्थापना करने के लिए भी सुझाव दिए। इसके बाद स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। अब देखिए, ये भी जो सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था कि स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से तथा परास्नातक मीन्स पीजी पर अंग्रेजी माध्यम से दी जानी चाहिए। लेकिन हमारी जो अब वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें प्रारंभिक कक्षा तक कौन सी भाषा का प्रयोग किए जाने की सिफारिश की है? मातृभाषा की। आयोग ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के गठन एवं संचालन हेतु शिक्षकों व छात्रों की एक संयुक्त समिति का निर्माण किए जाने, छात्र संघों के पदाधिकारियों का अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव किए जाने, जो कि आज वर्तमान समय में भी प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, तथा छात्र संघ के स्वयं सदस्य का भी सुझाव इन्होंने दिया। इसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि सन 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम 2 गुनी हो जाने से प्रति छात्र व्यय भी 12 रुपये के स्थान पर 54 रुपये तक हो जाएगा। अतः शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। इस दिशा में केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6%
का प्रावधान करे। तो उस टाइम पर क्या था कि पैसे की जो बजट है उसको 12 रुपये पर छात्र के हिसाब से बजट में इसका निर्धारण किया गया था। लेकिन जैसे जैसे आगे की इन्होंने रूपरेखा तैयार की तो उन्होंने इस आयोग ने सिफारिश की कि सन 1985 तक अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो महंगाई के कारण प्रति जो बालक पर जो खर्च है वो 54 रुपये तक हो जाएगा। अतः भारत सरकार को चाहिए कि अपनी बजट में इसके लिए कम से कम 6% तक का योगदान दे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सामान्य छात्रों के लिए प्रत्येक प्रांत में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने तथा उनमें आवश्यकता अनुसार कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाने का भी सुझाव दिया। इसके बाद अगला इनका सुझाव था माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाना चाहिए। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए जो इंजीनियरिंग की स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी उद्योग में कम से कम 1 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। इनका अगला सुझाव था सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज अर्थात ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाना चाहिए। जो कि आज का हमारा जो बीएड कॉलेज है उनको क्या कहा जाना चाहिए? ट्रेनिंग कॉलेज। ताकि शिक्षण संस्थानों की पृथकता का अंत हो सके। प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए जो सभी स्तरों के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यक्रमों हेतु उत्तरदायी हो। प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड का होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर मान को बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों को होना चाहिए। इसके बाद जो अगला सुझाव था बालिकाओं की शिक्षा हेतु गृह विज्ञान व सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रम विषयों का विस्तार करके उनको समुन्नत बनाया जाए। अतः इस प्रकार के इन्होंने बहुत सुझाव दिए। तो हमने जो मुख्य जो सुझाव थे उनका हमने आज अध्ययन किया है। तथा अगले कालांश में हम इस कोठारी आयोग के जो सुझाव दिए उनका मूल्यांकन करेंगे और उनके गुण एवं दोषों को भी देखेंगे। तो आज का हमारा इतना ही। धन्यवाद।